इसके माध्यम से हम आपको 12th क्लास मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस करवाएंगे। टोटल सिलेबस है, टोटल सिलेबस जैसे मैथमेटिक्स में अपने 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर्स हैं और 16 चैप्टर्स में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि इसका थोड़ा सा बेसिक क्या है, जैसे फंक्शन किसे कहते हैं, कितने टाइप्स होते हैं फंक्शन के, फिर हम उसके बाद में कंपोजिट फंक्शन पर पहुंचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला है हमारा कंपोजिट फंक्शन। तो इसमें हम देखते हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं। ये फंक्शन जो है ये हम एरो डायग्राम से शो करते हैं। देखिए ये फंक्शन, फंक्शन यानी कि फलन, ठीक है। तो ये किसे कहेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे हम इसका, एरो डायग्राम से शो करते हैं। ये हमारा एरो डायग्राम है। देखिए जैसे डेफिनेशन इसकी है, a function is a mapping from set A to set B. Function is a mapping from set A to set B if every element of set A has unique image in set B. Okay, then A and B, two sets. It is defined from A to B, F defined from A to B. ये सेट ए है, सेट ए के अंदर हम एलिमेंट लेते हैं A, B, C एंड D। सेट बी में हमने एलिमेंट लिए 1, 2, 3 एंड 4। देखिए फंक्शन क्या होती है, एक मैपिंग होती है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन होती है। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब एलिमेंट्स के लिए सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे ये देखिए every element of set A has unique image in set B, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा, A to B is a function, A to B is a function, ठीक है। if every element of set A has unique image, देखिए क्या आएगा, यूनिक इमेज आएगी, यूनिक इमेज इन सेट B, सेट B में जो है वो यूनिक इमेज आएगी। तो फंक्शन जो हमारा है वो डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए ये जो है फंक्शन डिफाइन कब होगा, अब हम केस लेते हैं, केस फर्स्ट जब फंक्शन डिफाइन नहीं होता। देखिए ये ले लेते हैं सेट, जैसे ये हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। ये यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया है, ए बी सी एंड डी एलिमेंट्स आर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। 4 एलिमेंट्स इधर हैं और देखिए इधर एलिमेंट्स हैं। अब ये ले लेते हैं, ये मान लेते हैं दीज आर चाइल्ड्स, ठीक है, एंड फादर, these are childs and father। अब ये इनमें एक फंक्शन डिफाइन करते हैं हम। अब ये लेते हैं कि जैसे इस तरीके से देखिए कि ये इस तरीके से हमने डिफाइन किया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिफाइन कर क्यों किया डिफाइन हमने, ये देखिए ये जो हमें दे रखा है सेट बी, देखिए ये जो है हमारे पास ये सेट बी है। इस सेट बी के लिए हमारे पास 2 इमेजेस आ रही है, यानी कि सेट ए का जो एलिमेंट है बी, इस बी एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस सेट बी में आ रही है। तो एलिमेंट बी की 2 इमेजेस है 1 एंड 3, यानी कि बी बिलोंग्स टू क्या है, बी जो है वो 1 के साथ में डिनोट है एंड बी जो है वो 1 के साथ में डिनोट हो रहा है, यानी कि बी किसका है, चाइल्ड, यानी कि बी एक चाइल्ड है। इस एक चाइल्ड के लिए यहाँ पे सेट बी में 1 एंड 3 2 इमेजेस दे रखे हैं, यानी कि 2 फादर दे रखे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक चाइल्ड है और उस एक चाइल्ड के लिए यहाँ पर 2 फादर दिए हैं, यानी कि ये जो कंडीशन आएगी ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करती है। तो एक तो इस केस में जो है फंक्शन डिफाइन नहीं होता, यानी कि इस केस को हम क्या कहेंगे, देखिए ये केस क्या है, इस तरीके से हम समझ लेंगे कि सेट if a single element of set A has 2 or more images in set B, single element of set A has 2 or more images in set B, then function does not exist, या function will not be defined। और उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट केस ले लिया हमने, ये आएगा हमारे पास सेट A और सेट B आएगा, A एंड B, सेट A एंड सेट B, A B C एंड D एंड 1, 2, 3 एंड 4। अब ये देखिए फंक्शन एक और कंडीशन है, जब फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होता है। तो फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, अब ये इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हमने ये देखा कि देखिए जैसे एक तो था ये आ गया फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और एक ये ले लेते हैं, देखिए जैसे ये होगा, ठीक है। हमारे पास जो डेफिनेशन थी कि फंक्शन डिफाइन होने के लिए
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। तो देखिए यूनिक इमेज आ रही है, इसकी भी यूनिक आ रही है, इसकी भी यूनिक आ रही है, लेकिन ये जो है डी एलिमेंट जो है, डी एलिमेंट की कोई भी इमेज इसके अंदर नहीं आ रही है। यानी कि हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे सेट ए से जो भी एलिमेंट निकलेगा, जो भी एरो निकलेगा, उस एरो वो सिंगल एरो किसी ना किसी के साथ में रिलेट होगा। यानी कि कोई ना कोई एरो निकलना चाहिए हर एक एलिमेंट से। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उससे कोई ना कोई एरो निकलना चाहिए, लेकिन ये जो डी एलिमेंट है इससे कोई भी एरो नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है इसकी कोई भी इमेज इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये भी फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा। यानी कि दो केसेस हैं। पहले केसेस में तो सेट ए के सिंगल एलिमेंट की बी में दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, एक तो हो गया। और सेकंड केस जो है, सेकंड केस में हमने क्या देखा कि कोई भी सिंगल एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, यानी कि उसकी इमेज होनी चाहिए। एक सिंगल एलिमेंट की कम से कम एक तो उसके अंदर इमेज होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो फंक्शन है, ये दोनों केस हैं। इन दोनों केसेस में फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब तो ये हो गया, यानी कि फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन कौन कौन से टाइप्स होते हैं फंक्शन के। ये फंक्शन के टाइप्स देखेंगे हम। हमारे पास देखिए फंक्शन जो थे, फर्स्ट टाइप जो है फंक्शन का वो वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन में क्या लेते हैं हम, जिस तरीके से इसकी डेफिनेशन है, देखिए ये आएगा, पहला फंक्शन आएगा ये टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो फंक्शन है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं एक एक ही फलन, एक एक ही फलन। ये हिंदी में कहेंगे इसको एक एक ही फलन, इट इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में क्या कंडीशन होती है, देखिए वन वन फंक्शन की डेफिनेशन है फंक्शन एफ ए टू बी, फंक्शन एफ ए टू बी is said to be one one function. Function of a to b is said to be one one function if every element of set A has single images in set B. यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके सिंगल सिंगल इमेज सेट बी में आनी चाहिए। यानी कि वन एलिमेंट है तो उसकी वन इमेज, इधर सेकंड एलिमेंट की वन इमेज, थर्ड एलिमेंट की वन इमेज, इस तरीके से सिंगल सिंगल एलिमेंट की सिंगल सिंगल इमेजेस आनी चाहिए। देखिए जैसे ये है हमारे पास, ये ले लिया हमने, ये आ गया अपने पास सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, सेट ए एलिमेंट ए बी सी एंड डी एंड सेट बी एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये इसमें शो कर दिया हमने फंक्शन। अब फंक्शन जो है डिफाइन करते हैं। देखिए हमने कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सिंगल सिंगल इमेजेस इन सेट बी, देन दीज आर सिंगल सिंगल इमेजेस इन सेट बी। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, वन एलिमेंट की वन इमेज आ रही है, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज। तो ये जिस तरीके से वन वन फंक्शन है उसी तरीके से इसको हमने लिख दिया है कि एफ ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ सिंगल एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सिंगल इमेज इन सेट बी। तो ये वन वन फंक्शन हो गया। और क्या कंडीशन होती है, एक कंडीशन और होती है कि fx1 इक्वल्स टू fx2, fx1 इक्वल्स टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। ये कंडीशन है, ये केस भी हम लेते हैं वन वन फंक्शन प्रूव करने के लिए। इसमें क्या है, देखिए ये जो केस है ये हम कब लेंगे केस। अब इसके अंदर आपको एक नोट करने लायक चीज है कि आप ये नोट कर लीजिएगा कि जैसे अगर मान लो आपको फंक्शन दे रखा है fx इक्वल्स यहाँ दे रखा है x3 प्लस यहाँ पे 3 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है x की जो पावर है वो ऑड दे रखी है। जब x की पावर ऑड है, जैसे इसमें देखिए x की पावर ऑड दे रखी है, ऑड पावर है, देन यूज दिस। ठीक है, ऑड पावर है तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं, एरो डायग्राम का दोनों से निकल जाएगा। लेकिन अगर इवन पावर है, जैसे एक एग्जांपल है x इक्वल्स टू यहाँ दिया हुआ है x² प्लस 1 और फंक्शन जो है डिफाइन फ्रॉम r टू r है, तो इस फंक्शन को आपको सॉल्व करने के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकेंगे। अगर आपने इसका यूज किया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो शो करेगा कि फंक्शन वन वन है, लेकिन ये फंक्शन वन वन होगा नहीं। तो क्यों नहीं होगा, उसका रीजन मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ये फंक्शन जो है वो वन वन क्यों नहीं होता है। देखिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है एफ आर टू आर दिया हुआ है एंड एफ एक्स जो है एफ एक्स की वैल्यू है x² प्लस 1। अब हमें यहाँ पर इसको वन वन प्रूव करना है, तो ये वन वन फंक्शन लेते हैं। तो वन वन फंक्शन लिया, पहले मैं इसको एरो डायग्राम से सोल्व करके बताता हूँ आपको। तो ये एरो डायग्राम से जब हम सोल्व करते हैं तो देखिए जब वन वन करते हैं तो ये तो होता है डोमेन और ये होता है हमारा कोडोमेन। ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, डोमेन और कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स होते हैं और कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट्स होते हैं, और जो रेंज होती है वो ए टू बी जो रिलेट होते हैं फंक्शन वो रेंज होती है। ठीक है, तो ये हमने 11th में पढ़ रखा है। ये वन वन है, एक एक ही फलन। देखिए एक एक ही फलन में क्या आएगा, यहाँ लेट करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू, देखिए r फर्स्ट वैल्यू r है। r जो है वो हमारा डोमेन है,
डोमेन यानी कि ये है हमारा प्रांत। तो प्रांत में से लिया हमने ये लेट ले लिए कि x इक्वल टू -1, 0, 1 बिलोंग्स टू r। ये सारे के सारे r में होते हैं, तो हमने ये 3 ले लिए। अब ये हमने इसमें पुट किया -1 पुट किया, तो आएगा -1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2। फिर हमने 0 पुट किया, तो यह जाएगा 0 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1। फिर हमने 1 पुट किया, तो 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ देखिए, अब इसका एरो डायग्राम शो करते हैं हम। तो ये हमने एरो डायग्राम दिया, एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन हो जाएगी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में हमने लिया था -1, 0, 1 और सेट बी में हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1 और 2। तो -1 पर भी 2 आंसर आ रहा था एंड 1 पर भी 2 आंसर आ रहा था और इस पर आंसर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से डिफाइन है। ये भी सेट आर का है, ये सेट आर था और ये भी सेट आर का है। तो रियल, इसमें भी सारे रियल नंबर, इसमें भी रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, देखिए -1 और 1 की एक सिंगल इमेज आ गई। तो दो एलिमेंट की एक सेट ए के 2 एलिमेंट की एक सिंगल इमेज जो है वो 1-1 फंक्शन में नहीं आती है। 1-1 में सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज आ रही है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज बन रही है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज नहीं बन रही है, तो इस वजह से ये क्या है, ये नॉट 1-1, ये जो है ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट ए 1-1 फंक्शन। अब देखिए, ये तो मैंने किया था इस एरो डायग्राम से। अगर मैं इसी क्वेश्चन को fx1 fx2 से करता हूँ तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो देखिए। अब ये यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, मैं यहाँ पे एरो डायग्राम से शो कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हमने दिया, यहाँ पर करते हैं। देखिए, f तो था, r to r डिफाइन था एंड fx इक्वल्स टू क्या था, x² प्लस 1 था। अब यहाँ पे अगर मैं 1-1 करने के लिए एरो 1-1 करने के लिए सेकंड प्रोसेस इसका यूज़ करता हूँ, तो सेकंड प्रोसेस में क्या कंडीशन आएगी वो देखिए। तो इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि ये 1-1 फंक्शन के लिए लेट करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r डोमेन। ये तो हमें लेना ही, ये डोमेन में से ले लिया हमने। अभी डोमेन में से लिया, प्रांत में से, तो क्या आ जाएगा, fx1 इक्वल्स टू क्या आएगा, x1² प्लस 1 एंड fx2 इज x2² प्लस 1। यहाँ आएगा if fx1 इक्वल्स टू fx2, दिस इम्प्लाइज x1² प्लस 1 इक्वल्स टू x2² प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा x1² इक्वल्स टू आएगा x2² इक्वल्स टू क्या, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। देखिए, यहाँ क्या था, fx1 इक्वल्स टू fx2 था और आंसर क्या आ गया, x1 इक्वल्स टू x2। ये इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, दैट इट इज 1-1। देखिए, एक ही क्वेश्चन है, इस प्रोसेस से 1-1 आ रहा है, लेकिन इस प्रोसेस से 1-1 नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन जो है, इस कंडीशन जो हमने सोल्व किया है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। इस प्रोसेस से जो आंसर आएगा, देखिए, अगर ये आप ऑड नंबर्स के लिए ट्राई करते हैं तो आपका ये बिल्कुल सही होगा। ऑड नंबर्स के लिए बिल्कुल सही आता है, क्योंकि उसके अंदर स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए माइनस का माइनस और प्लस का प्लस आंसर आता है। लेकिन इवन नंबर्स के लिए क्या है कि इसके अंदर क्या है, स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर होता है तो -1 रखेंगे तो +1 आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये फंक्शन जो है ये 1-1 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 1-1 शो करेगा। तो इसलिए आपको जब भी पावर यहाँ पे इवन पावर दे रखी होगी तो इस प्रोसेस से सोल्व नहीं करना है, ये प्रोसेस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये ध्यान रखोगे आप, ये रॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा आपका। अगर आपने यहाँ पर पावर 2 है और आपने इस प्रोसेस से इसको सोल्व किया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इससे नहीं सोल्व करना, इस प्रोसेस से हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारा 1-1 फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 1-1 फंक्शन के बाद में आगे नेक्स्ट फंक्शन करते हैं, मैनी वन फंक्शन। देखिए, नेक्स्ट फंक्शन है मैनी वन। अब मैनी वन फंक्शन के बारे में करते हैं थोड़ा सा। तो मैनी वन फंक्शन क्या होगा, मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन होगी, अ फंक्शन f(a) to b said to be many one function if one or more element of set A has a single image in set B, two or more element। मैनी वन फंक्शन क्या आएगा, मैनी वन। देखिए, मैनी वन फंक्शन इसको कहेंगे बहु एक ही फलन। ये आएगा बहु एक ही फलन, बहु एक ही फलन हो गया मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन है, देखिए जैसे ये दिख रहा है कि इधर ए सेट में मैनी और इसका 1, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा एलिमेंट की इसके अंदर एक सिंगल इमेज आएगी। मैनी और 1 हो गया। एरो डायग्राम से देखिए हम उसको शो करते हैं। सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। सेट ए सेट बी ले लिया हमने, यहाँ पे आ जाएगा ए, ये आ गया बी, ये ए से बी में फंक्शन जो है डिफाइन है। यहाँ पर हो गया ए बी सी एंड डी, और यहाँ हो जाएगा 1 2 और 3 ले लेते हैं। देखिए मैनी, तो ये तो हो गया मैनी और ये हो गया 1,
ठीक है, ये मैनिमल फंक्शन हो गया, इसको हटा लेते हैं। तो देखिए क्या है, 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ सिंगल इमेज इन सेट बी, देयर फंक्शन इज मैनिमल फंक्शन, यानी कि एफ ए टू बी इज मैनिमल, ठीक है। क्या होगा, 2 और मोर इमेजेस ऑफ सेट ए हैज यूनिक सिंगल इमेज इन सेट बी, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अवयवों के लिए समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों के लिए समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब विद्यमान हो तो वो क्या होगा, बहु एक ही फलन होगा, यानी कि बहुत का एक के साथ में सीधा सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी, ये मैनिमल हो गया। या फिर आप ऐसा करेंगे, आप 1 चेक करेंगे, अगर वो फंक्शन 1 नहीं है तो वो फंक्शन श्योर मैनिमल होगा, आप उसको डायरेक्ट मैनिमल फंक्शन लिख सकते हैं, वो मैनिमल हो जाएगा। उसके बाद मैनिमल फंक्शन के बाद में हम देखते हैं, ये 1 हो गया मैनिमल के बाद में फंक्शन आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन है, इसको कहेंगे आच्छादक फलन। ऑन टू फंक्शन इज आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या है, देखिए आच्छादक फलन के लिए क्या आएगा, सेट ए से बी में जो फंक्शन डिफाइन होता है, तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, तो सेट बी के एलिमेंट्स के लिए सेट ए में प्री इमेजेस होनी चाहिए। देखिए इमेज और प्री इमेज के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। ये देखिए ये है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ मान लीजिए एलिमेंट 1 2 3 है, यहाँ यहाँ ए बी सी है, यहाँ 1 2 3 एलिमेंट ले लेते हैं। तो जैसे ये ले लिया हमने, ये ले लिया, तो यहाँ पे क्या है कि ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, सेट बी के एलिमेंट है। सेट बी जब ए से बी में हम देखते हैं, ए से बी में जाती है तो वो जाती है इमेज, उसको कहते हैं इमेज, हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब, इमेज होती है ए से बी में, यानी कि ए का प्रतिबिंब कौन है, 1, ठीक है। ऐसे बी का प्रतिबिंब कौन है, 1, सी का प्रतिबिंब कौन है, 2। ये तो हुआ ए से बी में। जब बी से ए में वापस आते हैं, यानी कि इससे वापस इसके अंदर आते हैं, बी से ए में, तो बी से ए में आते हैं तो इनको कहते हैं प्री इमेज, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब, इसको कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हो गया और ये पूर्व प्रतिबिंब हो गया। तो बी का एलिमेंट है 1 का पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि प्री इमेज ऑफ 1 is A, प्री इमेज ऑफ 1 is B, प्री इमेज ऑफ 2 is C। तो इस तरीके से इस साइड से इस साइड में आएंगे तो प्री इमेज, इस साइड से इस साइड में जाएंगे तो इमेज। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, तो अब हम देख रहे थे कि ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है कि यहाँ देखिए, ऑन टू फंक्शन 2 तरीके से डिफाइन होगा। पहला तो है किया जाएगा fx इक्वल्स टू वाई। fx इक्वल्स टू वाई में क्या आएगा, एवरी और सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी और सम एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट। अगर सेट बी के कुछ या ज़्यादा एलिमेंट्स की प्री इमेज सेट ए के अंदर आ रही है तो फंक्शन ऑन टू होगा, आच्छादक होगा। एक और चीज आता है और क्या आएगा, रेंज, यानी कि परिसर जो होता है इज इक्वल टू कोडोमेन, यानी कि सहप्रांत। परिसर सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। अगर परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर है तो भी जो है फंक्शन जो है वो ऑन टू हो। आप एक एग्जांपल देते हैं इसका, देखिए एक सिंगल छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए एग्जांपल क्या है इसका, हम ये ले लेते हैं, फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम R2 -1, एंड fx इक्वल्स टू दे रखा है sin x, ठीक है। तो ये देखते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू यानी कि आच्छादक करना है हमें, तो ये था हमारा आच्छादक फलन। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम, देखिए हमें ये पता है, वी नो दैट range of sin x lies between -1 to 1। sin x की रेंज हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक होती है, क्योंकि साइन का ग्राफ ये है, साइन का ग्राफ हमें पता है। ये देखिए ये जो है यहाँ से जो 1 तक जाएगा, यहाँ -1 पर जाएगा, तो -1 और 1 के बीच में रेंज होती है इसकी, तो साइन की ये रेंज होगी।
और कोडोमेन जो है ये क्वेश्चन में ये डोमेन होता है, ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन क्या है, या कोडोमेन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोडोमेन मीन्स -1 to 1। कोडोमेन भी पता है, रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, इट इज ऑन टू, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम ऑन टू फंक्शन देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया और ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन के बाद एक फंक्शन आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है, अ फंक्शन f a to b is said to be into function if it is not on to function, यानी कि अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो आप इसको इनटू फंक्शन कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनटू फंक्शन की डेफिनेशन। इनटू इनटू यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन क्या होगा, f a से b में अंतरक्षेपी फलन कहलाता है, एक फलन f a से b में अंतरक्षेपी फलन कहलाता है यदि यह आच्छादित फलन ना हो, इफ इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इफ इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो हमने इसके टाइप्स देख लिए, 1 1, मैनी वन, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। इसके बाद में हम अपने जो 12th क्लास का जो सिलेबस है वो है कंपोजिट फंक्शन, उस पर जाते हैं। तो मैं आपको कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताता हूँ। देखिए कंपोजिट फंक्शन भी क्या है, हमें ये दे रखा है, देखिए कंपोजिट फंक्शन क्या लेते हैं हम, इफ f a to b, f is defined from a to b and function g is defined from b to c, ठीक है, then their composite function, यानी कि फलन यदि आप a से b में और b से c में है तब उनका संयुक्त फलन जो होगा कंपोजिट फंक्शन कौन सा होगा, GOF a से c में डिफाइन होगा, GOF a to c डिफाइन होगा। कैसे होता है ये, देखिए ये ले लेते हैं, ये है हमारे पास सेट A, ये है सेट B और ये है सेट C। सेट A, सेट B एंड सेट C, ये तीन हमारे पास सेट ले रखे हैं हमने, ये सेट A, सेट B एंड सेट C। तो ये तीन सेट हो गए। अभी देखिए सेट A जो था वो F A से B में डिफाइन था, तो ये जो डिफाइन है ये आ गया F A to B। ये जो है ये डिफाइन है G, ये है G। अभी देखिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या कंडीशन है। ये मान लेते हैं ये हमारे स्कूल की एक क्लास है, अब ये क्लास है, इस क्लास में ये स्टूडेंट्स हैं X। अब इस क्लास के क्लास टीचर ने इनको एक टेस्ट दिया और ये कहा कि हम आपका टेस्ट लेंगे, तो इन्होंने एक इसका टेस्ट लिया, इस क्लास का टेस्ट लिया। अब इस टेस्ट से सारी कॉपीज, ये है हमारा स्कूल का ऑफिस, सारी की सारी जो कॉपीज है यहाँ से इकट्ठी हुई, टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद में ये कॉपीज इस ऑफिस में चलेगी, किसके थ्रू गई, टीचर के थ्रू, यानी कि यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, टीचर डिफाइन कर रहा है, और टीचर के थ्रू ये इसमें गई, तो ये FX हो गया, यानी कि ये चलेगी ऑफिस में। अब ऑफिस में जाने के बाद में ये वाली कॉपीज देखिए, अब ये क्या हुई, ये टेस्ट दिया था टीचर ने, तो टेस्ट टीचर ने लिया, कॉपीज ऑफिस में आ गई, सारी कॉपीज ऑफिस में आने के बाद में अब ये ऑफिस का क्या काम होगा कि वो कॉपीज को जैसे बायो की अलग, मैथ्स की अलग कॉपीज करेगा और कॉपीज अलग करके वो रिलेटेड टीचर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये रिलेटेड टीचर को यहाँ से कॉपी जो है ये यहाँ से रिलेटेड टीचर को मिल जाएगी, यानी कि जो सब्जेक्ट टीचर है उसको मिलेगी। तो ये G जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट टीचर हो जाएगा, सब्जेक्ट टीचर को ये उसकी कॉपीज मिल जाएगी, तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा G(f(x), यानी कि सब्जेक्ट टीचर को कॉपी मिलेगी। अब सब्जेक्ट टीचर को कॉपी मिल गई तो सब्जेक्ट टीचर का काम ये है कि वो इस कॉपी को चेक करे और वापस आके अपनी क्लास में दिखाए। ये सब्जेक्ट टीचर ने चेक कर ली और ये क्लास में दिखाई। अब क्लास में दिखाई तो ये फंक्शन देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, A से डिफाइन कहाँ तक हुआ, C तक। तो ये जो फंक्शन है ये GOF, देखिए ये आ गया A to C, ये GOF मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए ये जो फंक्शन है GFX लिखा है। तो ये जो ये ब्रैकेट है, आप इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो यहाँ पे आपके पास में वो साइन आता है, ये कंपोजिट फंक्शन का साइन है, इसको और से डिनोट किया जाता है, GOF कहते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये डिफाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है,
यानी कि एक सेट है, इस सेट में एलिमेंट है एक्स, ये एक्स इस एफ के थ्रू इस बी में जाएगा तो ये एफ एक्स इमेज बनाएगा। तो एफ एक्स जो इमेज है ये एफ एक्स, अब ये इस सेट का एलिमेंट हो गया। अब ये एलिमेंट इस जी के साथ में इसके अंदर जाके जी ऑफ एफ एक्स इमेज बनाता है। तो फंक्शन ए से लेकर सी में डिफाइन होता है, तो इस फंक्शन को जी ओ एफ कहते हैं, तो यहाँ जी ऑफ एफ एक्स आएगा। अगर यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स आता है तो इसको एफ ओ जी कहेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स है तो ये एफ ओ जी होगा। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन जो है वो एक केस है जिसमें कंपोजिट फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होता है। तो ये तो था इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एफ जो है वो एन से क्यू में डिफाइन है, या एन से जेड में ले लेते हैं। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू जेड एंड जी इज डिफाइंड फ्रॉम जेड टू आर, जेड से आर में डिफाइन, ये ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए यहाँ सेट ए की जगह तो आ जाएगा एन, सेट बी की जगह आ जाएगा जेड, फिर सेट सी की जगह आ जाएगा आर। तो ये आ गया, ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हुआ। तो जी ओ एफ जो है, इसका जी ओ एफ जो है वो कहाँ से डिफाइन हो जाएगा, एन से आर में डिफाइन हो जाएगा। ये तो हो जाएगा जी ओ एफ। जी ओ एफ तो ये हो गया। अब जी ओ एफ हो गया तो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या एफ ओ जी डिफाइन है। जी ओ एफ करने के लिए देखिए यहाँ पे जी था और यहाँ पे एफ था, तो यहाँ पे जी ओ एफ हुआ था। अब एफ ओ जी करने के लिए यहाँ एफ होना चाहिए और यहाँ जी होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखिए। अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर तो हमें चाहिए जी और यहाँ पर हमें चाहिए एफ। अब ये हो गया। अब हमने क्या किया, जी देखा, जी जो था जेड से आर में डिफाइन था, तो यहाँ लिख दिया हमने जेड, यहाँ लिख दिया आर। और एफ जो था वो एन से और जेड में डिफाइन था। तो यहाँ देखिए, ये देखिए रियल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों के दोनों का एक ही सिंगल सेट बन गया। तो दोनों कॉमन नहीं होता है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो दोनों एक ही सेट के अंदर आ नहीं सकते। अब ये दोनों एक सेट के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो इस केस में क्या है, यहाँ पे जो हमें जी ओ एफ करना था वो डिफाइन नहीं होगा। ये क्या जाएगा, एफ ओ जी, सॉरी एफ ऑफ जी एक्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये दोनों एक साथ में आ गए हैं। तो रियल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों का एक सिंगल सेट, कॉमन सेट नहीं है। इसलिए ये क्या होगा, ये तो फंक्शन है एफ ओ जी इज नॉट डिफाइंड, एफ ओ जी नॉट डिफाइंड। तो ये आपको ध्यान रखना, ये अपना